नमस्कार दोस्तों। तो हमने स्टार्ट किया है परसेंटेज और परसेंटेज में हमने स्टार्ट किए हैं एडवांस लेवल के क्वेश्चंस। तो आइए देखते हैं हमारे आज के लेक्चर का फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखो, क्वेश्चन में हमें गिवन है इन 2010 a library contain a total of 11,500 books into categories fiction and non-fiction. In 2015 the library contain a total of 12,760 books in these two categories. During this period, there was 10% increase in the fiction category, while there was 12% increase in the non-fiction category. How many fiction books were in the library in 2015? 2010 में एक पुस्तकालय में दो श्रेणी में कुल 11,500 पुस्तकें थी, फिक्शन और नॉन फिक्शन। 2015 में पुस्तकालय में इन दो श्रेणी में कुल 12,760 पुस्तकें थी। इस अवधि के दौरान फिक्शन श्रेणी में 10% की वृद्धि हुई, जबकि नॉन फिक्शन श्रेणी में 12% की वृद्धि हुई। 2015 में पुस्तकालय में कितनी फिक्शन किताबें थी, ये हमें क्वेश्चन में पूछा है। तो देखो यहाँ पर 2010 में टोटल बुक्स थी 11,500। कितनी थी? 11,500। 5 साल बाद 2015 में टोटल किताबें थी 12,760। कितनी थी? 12,760। तो इन 5 साल में कितनी किताबें इंक्रीज हुई है? तो इंक्रीज हुई है 1,260। तो इतनी किताबें इंक्रीज हुई है। तो देखो यहाँ पर 1,260 डिवाइडेड बाय 11,500 मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पर 0 से 0 कैंसल। अगर आप इन दो नंबर को 5 से डिवाइड करते हो तो यहाँ पर आता है 23 और यहाँ पर आता है 252। तो यहाँ पर ओवरऑल बुक इंक्रीज हुई है 252/23%। तो इतने परसेंट यहाँ पर किताबें इंक्रीज हुई है। तो देखो, दो टाइप की किताबें हैं, फिक्शन और नॉन फिक्शन। तो फिक्शन हुई है 10% से इंक्रीज। कितनी? 10% से। और नॉन फिक्शन इंक्रीज हुई है 12% से। और टोटल किताबें इंक्रीज हुई है 252 डिवाइडेड बाय 23%। तो देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर में 23 है, तो इन तीन नंबर को हम करेंगे 23 से मल्टीप्लाई। तो देखो यहाँ पर 23 से करेंगे मल्टीप्लाई, यहाँ पर 23 से और यहाँ पर 23 से। तो देखो यहाँ पर 23 से ये 23 कैंसिल और यहाँ पर होगा 23 मल्टीप्लाई बाय 10, तो यहाँ पर होगा 230। तो फिक्शन है 230%। नॉन फिक्शन होगी 23 मल्टीप्लाई बाय 12, हो गया यहाँ पर 276%। और यहाँ पर ओवरऑल यहाँ पर इंक्रीज हुई है 252%। तो यहाँ पर हम परसेंट नहीं लिखेंगे क्योंकि आगे जाके परसेंट कैंसिल होगा, इसलिए हम यहाँ पर परसेंट नहीं लिखेंगे। तो देखो यहाँ पर अब हम करेंगे क्रॉस सब्ट्रैक्ट। तो 252 माइनस 230 होता है 22 और 276 माइनस 252 होता है 24। तो देखो यहाँ पर अगर आप इन दो नंबर को 2 से डिवाइड करते हो तो यहाँ पर आता है 12 और यहाँ पर आता है 11। तो देखो यहाँ पर फिक्शन और नॉन फिक्शन बुक का रेशियो 12:11। तो ये रेशियो होता है शुरुआत का, यानी 2010 में फिक्शन और नॉन फिक्शन बुक का रेशियो था 12:11। क्या था? 12:11। यानी 2010 में टोटल बुक थी 12 प्लस 11 23। और एक्चुअल में कितनी थी? तो एक्चुअल में थी 11,500। कितनी थी? 11,500। तो देखो यहाँ पर 23 वन जा और 23 5 जा होता है 115, यानी 1 की वैल्यू है 5। और हमें फाइंड करना है फिक्शन बुक। तो यहाँ पर फिक्शन बुक की वैल्यू है 12। तो हम यहाँ पर करेंगे 12 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर भी हम करेंगे 12 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर 12 की वैल्यू है 6,000। यानी 2010 में फिक्शन बुक थी 6,000। कितनी थी? 6,000। और हमें क्वेश्चन ने पूछा है कि 2015 में कितनी फिक्शन किताबें थी। तो देखो यहाँ पर हमें गिवन है कि 10% फिक्शन किताबें इंक्रीज हुई। तो देखो यहाँ पर 6,000 का 10% होता है 600। कितना? यहाँ पर 600, यानी 600 किताबें यहाँ पर इंक्रीज हुई। तो पहले थी 6,000, अब 600 बुक यहाँ पर इंक्रीज हुई। तो यहाँ पर 2015 में फिक्शन किताबें 6,600, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो, क्वेश्चन में हमें गिवन है इन सितंबर द इनकम्स ऑफ कमल, अमल एंड विमल आर इन द रेशियो 8:6:5. They rent house together and Kamal pays 15%, Amal pays 12% and Vimal pays 18% of their respective incomes to cover the total house rent in that month. In October, the house rent remains unchanged while their incomes increase by 10%, 12% and 15% respectively. In October, the percentage of their total income that will be paid as house rent is nearest to. सितंबर में कमल, अमल और विमल की आय 8, 6 और 5 के अनुपात में है,
वे एक साथ एक घर किराए पर लेते हैं और कमल 15% का भुगतान करता है, अमल 12% का भुगतान करता है और विमल उस महीने में कुल घर के किराए को कवर करने के लिए अपने संबंधित आय का 18% भुगतान करता है। अक्टूबर में घर का किराया अपरिवर्तित रहता है, जबकि उनकी आय क्रमशः 10%, 12% और 15% की वृद्धि होती है। अक्टूबर में उनकी कुल आय का प्रतिशत जो घर के किराए के रूप में भुगतान किया जाएगा वो हमें पूछा है। तो देखो यहाँ पर कमल, अमल और विमल के इनकम का रेशियो है 8:6:5। तो हम इन रेशियो में 2 जीरो ऐड करेंगे। तो देखो यहाँ पर होगा 800, यहाँ पर होगा 600 और यहाँ पर होगा 500। और क्वेश्चन में हमें गिवन है कि कमल उसकी इनकम का 15% रेंट भरता है। कितना 15%? तो कमल की इनकम है 800 और वो 15% रेंट भरता है। अमल अपने इनकम का 12% रेंट भरता है। तो अमल की इनकम है 600 और 600 का वो 12% रेंट भरता है। विमल अपनी इनकम का 18% रेंट भरता है। कितना 18%? तो देखो यहाँ पर विमल की इनकम है 500 और वो 500 का 18% रेंट भरता है। तो देखो यहाँ पर कमल का रेंट होगा 0 से 0 कैंसिल, 15 8 जा 120। अमल का रेंट होगा 12 6 जा 72 और विमल का रेंट होगा 18 5 जा 90। तो देखो यहाँ पर वो तीनों मिला के कितना रेंट भरते, वो तीनों मिला के रेंट भरते 282। तो ये है सितंबर मंथ का। अक्टूबर मंथ में उनका रेंट अनचेंज है, यानी अक्टूबर मंथ में भी वो 282 रुपीज ही रेंट भरते हैं। लेकिन अक्टूबर मंथ में कमल की इनकम 10%, अमल की इनकम 12% और विमल की इनकम 15% से इंक्रीज हुई है। तो देखो यहाँ पर कमल की इनकम अक्टूबर मंथ में है, सितंबर मंथ में थी 800 और अक्टूबर मंथ में हुई है 10% से इंक्रीज। तो देखो यहाँ पर 800 का 10% होता है 880, यानी अक्टूबर मंथ में कमल की इनकम है 880। तो देखो यहाँ पर अमल की इनकम सितंबर में थी 600 और अक्टूबर मंथ में 12% से इंक्रीज हुई है। तो 600 का 112% होता है, कितना होता है 672। कितना 672? ये है अमल की इनकम अक्टूबर मंथ में। तो देखो यहाँ पर विमल की इनकम सितंबर मंथ में थी 500 और अक्टूबर मंथ में 15% से इनकम इंक्रीज हुई है। तो देखो यहाँ पर 115% होता है 500 का 575। देखो यहाँ पर इन तीनों के टोटल इनकम अक्टूबर मंथ में है, कितनी है 2127। तो देखो यहाँ पर वो 2127 में से 282 यहाँ पर रेंट भरते, कितना 282। तो देखो यहाँ पर वो रेंट भरते 282 2170 रुपीज में से। और अब अगर हम इसे 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आता है यहाँ पर 13.25%। कितना 13.25%, यानी अप्रोक्सीमेटली 13.26%, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन में हमें गिवन है इन एन इलेक्शन देयर वेर 4 कैंडिडेट्स एंड 80% ऑफ द रजिस्टर्ड वोटर कास्टेड देयर वोट्स। One of the candidate received 30% of the casted votes, while the other 3 candidates received the remaining casted votes in the proportion 1:2:3. If the winner of the election received 2,512 votes more than the candidate with the second highest votes, then the number of registered voters was। एक चुनाव में 4 उम्मीदवार थे और पंजीकृत मतदाताओं में से 80% ने अपने मत डाले। एक उम्मीदवार को डाले गए मतों का 30% प्राप्त होता है, जबकि शेष 3 उम्मीदवारों को 1 2 3 के अनुपात में शेष डाले गए वोट प्राप्त होते हैं। यदि चुनाव के विजेता को दूसरे सबसे अधिक वोट वाले उम्मीदवार से 2512 वोट अधिक प्राप्त होते हैं तो पंजीकृत मतदाताओं की संख्या यहाँ पर हमें पूछी है। तो देखो यहाँ पर हम रजिस्टर्ड वोट मान लेंगे 100, रजिस्टर्ड वोट मान लेंगे 100 और हमें क्वेश्चन में गिवन है कि रजिस्टर्ड वोटों में से 80% वोटर्स ने वोट डाला। तो 100 का 80% होता है 80। तो देखो यहाँ पर 80 वोटर्स ने वोट डाला और क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक कैंडिडेट को कास्टेड वोटों का 30% वोट मिला। कितना 30%? तो देखो यहाँ पर 80 का 30% होता है 24। कितना 24? ये मिला एक कैंडिडेट को और रिमेनिंग 3 कैंडिडेट को मिलेंगे 80 का 70% जो है 56। ये
तीनों कैंडिडेट को मिलाकर मिले हुए वोट है। तो देखो यहाँ पर 4 कैंडिडेट है, ए, बी, सी और डी, और यहाँ पर हम ए को मिले वोट मानेंगे 24। तो देखो यहाँ पर ए को मिले 24, और जो रिमेनिंग 3 है, बी, सी, डी, इनको मिले हैं 1:2:3 के रेशियो में वोट्स। तो देखो यहाँ पर इन तीनों की टोटल है 3 + 2 + 1 6, और एक्चुअल में 56। तो देखो यहाँ पर 6 की वैल्यू है 56, तो यहाँ पर 1 की वैल्यू होगी 9.34। तो देखो यहाँ पर बी को मिलेंगे 9.34, सी को मिलेंगे यहाँ पर 1 की वैल्यू है 9.34, तो 2 की वैल्यू होगी यहाँ पर 18.68, और यहाँ पर डी को मिलेंगे 28 वोट्स। कितना? 28। तो देखो यहाँ पर हाईएस्ट है 28 और सेकंड हाईएस्ट है 24, तो इन दोनों का डिफरेंस है 28 - 24 तो 4। ये है इन दोनों का डिफरेंस, और एक्चुअल में है 2512, 2512, और हमें फाइंड करना है रजिस्टर वोट, यानी हमें यहाँ पर 100 की वैल्यू फाइंड करना है। अगर हम 4 को 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है हमारा 100, तो यहाँ पर भी हमें 25 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो देखो यहाँ पर 100 की वैल्यू होगी, 100 की वैल्यू क्या होगी? 62,800। ये होगी 100 की वैल्यू, यानी रजिस्टर्ड वोट है 62,800, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन में हमें गिवन है P = 40% of A + 65% of B and Q = 50% of A + 50% of B, where A is greater than B. In this context, which of the following statement is correct? P A का 40% अधिक B का 65% है, और Q A का 50% अधिक B का 50% है। यहाँ A B से अधिक है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यह हमें पूछा है। तो देखो यहाँ पर हम B की वैल्यू मानेंगे 100, और A B से ग्रेटर है, तो A की वैल्यू हम मानेंगे 110। तो देखो यहाँ पर P = है 40% ऑफ A, तो A की वैल्यू है 110 प्लस 65% ऑफ B। तो देखो यहाँ पर 65% ऑफ B, तो B की वैल्यू है 100। तो देखो यहाँ पर ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, तो P = 11 4 होता है 44, प्लस ये 100 से 100 कैंसिल, तो यहाँ पर आएगा 65। तो देखो यहाँ पर P की वैल्यू होगी 65 प्लस 44 = 109, तो P की वैल्यू है 109। तो देखो यहाँ पर Q है 50% ऑफ A, तो देखो यहाँ पर 50% ऑफ A, तो A की वैल्यू है 110 प्लस 50% ऑफ B, तो B की वैल्यू है 100, तो मल्टीप्लाई बाय 100। तो देखो यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल, यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल, तो Q = है 11 5 55 प्लस यहाँ पर 100 से 100 कैंसिल, तो यहाँ पर होगा 50, तो Q की वैल्यू है यहाँ पर 105। तो देखो यहाँ पर P है 109, Q है 105, तो यहाँ पर है P Q से ग्रेटर, P Q से अधिक है। तो देखो यहाँ पर है P इज ग्रेटर देन Q। अब हम देखेंगे सेकंड कंडीशन। तो देखो यहाँ पर B की वैल्यू है 100, और यहाँ पर A की वैल्यू हम मान लेंगे 200, A की वैल्यू हम मान लेंगे 200। तो देखो यहाँ पर P है 40% ऑफ A, और A की वैल्यू है 200 प्लस 65% ऑफ B, और B की वैल्यू है 100। तो देखो यहाँ पर ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, 42 जा यहाँ पर होगा 80, प्लस यहाँ पर 100 से 100 कैंसिल, तो यहाँ पर होगा 65। तो देखो यहाँ पर P की वैल्यू होगी 80 प्लस 65, तो होगी 145। तो देखो यहाँ पर Q है 50% ऑफ A, तो A की वैल्यू है यहाँ पर 200, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 200 प्लस 50% ऑफ B, तो B की वैल्यू है 100, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 100। तो देखो यहाँ पर ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, तो यहाँ पर Q होगा 50 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 100 प्लस यहाँ पर 100 से 100 कैंसिल, तो यहाँ पर होगा 50, तो यहाँ पर Q की वैल्यू होगी 150। तो देखो यहाँ पर P है 145, Q है 150, यानी यहाँ पर Q P से अधिक है, तो यहाँ पर Q इज ग्रेटर देन P। क्या है? Q इज ग्रेटर देन P। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन से हमें ये पता चल रहा है कि P ग्रेटर देन Q है, और सेकंड कंडीशन से Q इज ग्रेटर देन P। तो देखो यहाँ पर हम यहाँ पर सर्टेनिटी से नहीं कह सकते कि P Q से ग्रेटर है या फिर Q P से ग्रेटर है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी
नन ऑफ द अबव कैन बी कंक्लूडेड विथ सर्टिनिटी। तो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन में हमें गिवन है when 70% of a number x is added to another number y, this sum becomes 165% of the value of y. When 60% of the number x is added to another number z, then this sum becomes 165% of the value of z. Which one of the following is correct? जब एक संख्या x का 70% एक अन्य संख्या y में जोड़ा जाता है तो उनका योग y के मान का 165% हो जाता है। जब संख्या x का 60% एक अन्य संख्या z में जोड़ा जाता है तो उनका योग z के मान का 165% हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है, ये हमें पूछा है। तो देखो यहाँ पर 70% ऑफ x अगर आप y में ऐड करते हो तो इनका सम बन जाता है 165% ऑफ y। क्या बन जाता है? 165% ऑफ y। तो इन तीन नंबर को हम करेंगे 100 से मल्टीप्लाई। तो देखो यहाँ पर अगर आप 70 अपॉन 100 को 100 से मल्टीप्लाई करते हो तो 100 होता है कैंसिल, तो यहाँ पर आएगा 70x और यहाँ पर होगा 100y और यहाँ पर 100 और 100 होगा कैंसिल, तो यहाँ पर आएगा 165y। तो देखो यहाँ पर 70x इक्वल टू ये जो 100 यहाँ पर पॉजिटिव है तो अपनी साइड चेंज करेगा तो होगा निगेटिव, तो यहाँ पर होगा 165y माइनस 100y, तो यहाँ पर आएगा 65y। तो देखो यहाँ पर x अपॉन वाई इक्वल टू होगा 65 डिवाइडेड बाय 70। अगर आप इन दो नंबर को 5 से डिवाइड करते हो तो यहाँ पर आता है 13 और यहाँ पर डिनोमिनेटर में आएगा 14। तो देखो यहाँ पर x अपॉन वाई इक्वल टू 13 अपॉन 14। तो देखो यहाँ पर हमें गिवन है 60% ऑफ x अगर आप z में ऐड करते हो तो इनका सम होता है 165% ऑफ z, 165% ऑफ z। अगर हम इन तीन वैल्यू को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर 100 से 100 होगा कैंसिल, तो यहाँ पर आएगा 60x, यहाँ पर होगा 100z और यहाँ पर 100 से 100 होगा कैंसिल, तो यहाँ पर होगा 165z। तो देखो यहाँ पर 60x इक्वल टू ये जो 100z है अपनी साइड चेंज करेगा तो होगा निगेटिव, तो यहाँ पर आएगा 165z माइनस 100z, तो यहाँ पर आएगा 65z। तो देखो यहाँ पर x अपॉन z होगा आपका 65 डिवाइडेड बाय 60। अगर आप इन दो नंबर को 5 से डिवाइड करते हो तो यहाँ पर आएगा न्यूमरेटर में 13 और डिनोमिनेटर में 12। तो देखो यहाँ पर x इक्वल टू 13 है और यहाँ पर x इक्वल टू 13 है, तो यहाँ पर x की वैल्यू है 13, y की वैल्यू है 14 और z की वैल्यू है 12। तो देखो यहाँ पर इन तीन में से कौन सा ग्रेटर है? 14। 14 क्या है? y की वैल्यू, तो y है ग्रेटर। किससे ग्रेटर है? तो 13 से। 13 क्या है? x की वैल्यू, तो यहाँ पर आएगा x और यहाँ पर 13 से स्मॉलर क्या है? 12। तो देखो यहाँ पर 12 किसकी वैल्यू है? z, तो x ग्रेटर देन z, तो देखो यहाँ पर होगा z। तो y इज ग्रेटर देन x, x इज ग्रेटर देन z। ये चार ऑप्शन में से ये ऑप्शन कौन सा है हमें फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पर y इज ग्रेटर देन x, तो यहाँ पर है y इज ग्रेटर देन x और यहाँ पर x इज ग्रेटर देन z, तो यहाँ पर है x इज ग्रेटर देन z, यानी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो यहाँ पर हमारा परसेंटेज चैप्टर हो गया है कंप्लीट और हमने परसेंटेज में लगभग 152 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। कितने? 152 क्वेश्चंस। और हमने बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक हर टाइप के क्वेश्चन इसमें कवर किए। क्या किए? बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक के हर टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए। अब आपको इन 152 क्वेश्चंस की करनी होगी रिवीजन। क्या करनी होगी? रिवीजन। और सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस की आपको करनी होगी प्रैक्टिस। क्या करनी होगी? प्रैक्टिस। तो आज की सेवा हम यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए लव यू, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।